हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। गोल्ड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेस इन द एफसीसी यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल? इसमें हमें कैलकुलेट करना है लेंथ, और हमें क्यूब कौन सा गिवन है, दैट इज एफसीसी। एफसीसी के लिए एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में जो रिलेशन होता है वो होता है R इज इक्वल टू A 2/√2। मैं अभी इसको ड्राइव भी करवाऊंगा ये कैसे आया। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक क्यूब ड्रॉ करा। नाउ इस क्यूब में ये कौन सा क्यूब है, दैट इज FCC। क्या होगा, कॉर्नर में एक एटम होगा और हर एक फेस में एक एटम होगा। हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने कॉर्नर्स के लिए ड्रॉ करा और हर फेस में एक एटम प्रेजेंट होगा एट द सेंटर। 6 फेस है, विच मीन 6 एटम प्रेजेंट होंगे फेसेस में। नाउ इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो कॉर्नर का एटम होता है FCC में, इन FCC जो कॉर्नर का एटम होता है, कॉर्नर एटम, वो टच करता है 3 एटम्स ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस। 3 एडजेसेंट फेसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, ये एटम जो है वो टच कर रहा होगा इस एटम को, और जो बॉटम में है इस एटम को। कौन सा एटम, कॉर्नर का एटम टच करता है फेसिस के एटम को। हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ करनी होगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए, इस कॉर्नर को A पॉइंट दे दूंगा, इसको B और इसको C। तो मैंने आपको बताया जो ये एटम है वो टच कर रहा होगा इस एटम को। सिमिलरली ये कॉर्नर का एटम भी टच कर रहा होगा इस एटम को। हम ड्रॉ करेंगे। लेट A पॉइंट ये हमारा है, समथिंग लाइक दैट। ये हमने टॉप फेस इसका ड्रॉ करा। दिस इज द B पॉइंट एंड दिस इज द C पॉइंट। नाउ जो एक एटम है दैट इज लाइक दैट, और जो C का एटम है लाइक दैट, वो टच कर रहा होगा किसको, सेंट्रल एटम को, जो कि फेस में है। ड्रॉ करेंगे फेस का एटम, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2R, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R। नाउ हमें रिलेशन निकालना है और एज लेंथ हम मान लेते हैं A। नाउ आप देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ AC हमारे पास कितना है, दैट इज R प्लस 2R प्लस R विच इज 4R का स्क्वायर। और ए बी कितना है हमारे पास, दैट इज ए एज लेंथ विच मीन्स ए स्क्वायर। सिमिलरली बी सी भी क्या है हमारे पास, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। तो ये भी कितनी होगी, ए, तो अगेन ए स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट इज 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास R का जो रिलेशन आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू A 2/√2। नो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, रेडियस की, और हमें एज लेंथ, जो कि हमें लेंथ पूछी गई है यूनिट से की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे हम इसकी एज लेंथ। पुट करिए वैल्यू, कितनी गिवन है हमारे पास रेडियस की, दैट इज 0.144 नैनोमीटर। तो फॉर्मूले से हम A की वैल्यू कितनी निकालेंगे, दैट इज 2/√2 इंटू रेडियस ऑफ एटम जो हमने अभी ड्राइव करा। नाउ पुट करिए आप वैल्यू 2/√2 इंटू रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 0.144 नैनोमीटर। तो कितनी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके आपके पास, दैट इज 0.407 नैनोमीटर। कितनी आई हमारे पास एज लेंथ, दैट इज 0.047 नैनोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ड्राइव करना था सबसे पहले। अगर आपको ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव करना होगा, देन आपको कैलकुलेट करना होगा एज लेंथ। दिस इज द आंसर।
Now in question number 22, in term of band theory, what is the difference between first part है इसका conductor and insulator and second part है इसका conductor and semiconductor. So इसमें मैं आपको बैलेंस बैंड थ्योरी समझा देता हूँ, आप खुद उसको समझकर इसमें से डिफरेंस लिखिएगा. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंडक्टर के लिए, देन हम लिखेंगे इंसुलेटर के लिए. सो कंडक्टर के लिए आप ड्रॉ करेंगे बैंड थ्योरी. सो यहाँ पर बैंड थ्योरी में एक्चुअली क्या होता है, आपके पास दो बैंड होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज बैलेंस बैंड एंड सेकेंड वन इज कंडक्शन बैंड. सो कौन कौन से बैंड होते हैं आपके पास? दैट इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और सेकेंड वन होता है बैलेंस बैंड. अब आप पूछेंगे कंडक्शन बैंड कौन सा होता है और बैलेंस बैंड कौन सा होता है. सो बैलेंस बैंड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फीड रहते हैं, और कंडक्शन बैंड कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप करते हैं. स्टार्टिंग में ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये एम्प्टी होता है. देन जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करते हैं टू द कंडक्शन बैंड. अब इस थ्योरी में हम समझेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और कब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे. सो सबसे पहले फिगर है कंडक्टर के लिए. सो कंडक्टर में जो डायग्राम बनेगी वो इस टाइप की बनेगी. जो कंडक्शन बैंड है और जो बैलेंस बैंड है वो आपस में अटैच होते हैं. इनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है. क्या नहीं होता है? एनर्जी गैप. अगर एनर्जी गैप नहीं है यहाँ पर, विच मीन्स एनर्जी गैप जीरो है यहाँ पर, तो इसका मतलब है जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर जाएंगे? इजीली जंप कर जाएंगे. कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में. अगर ये इजीली जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, विच मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो कोई भी कंडक्टर कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. अब हम समझेंगे इंसुलेटर के लिए. सो इंसुलेटर में क्या होता है? जो कंडक्शन बैंड होता है आपका और जो बैलेंस बैंड होता है आपका, उसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है. क्या होता है? लार्ज एनर्जी गैप. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में, जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में क्या नहीं कर पाएगा? जंप नहीं कर पाएगा. अगर यहाँ पर जंप नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगी, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत लो होगी और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. अब हम समझेंगे सेमीकंडक्टर के लिए. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? अब हम सेमीकंडक्टर के लिए समझेंगे. सेमीकंडक्टर में भी सेम ही है. तो सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पर आएगा कंडक्शन बैंड और यहाँ पर आएगा बैलेंस बैंड. सो इन सेमीकंडक्टर जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर? टू द कंडक्शन बैंड. और यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा लार्ज भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है. इन द मीडियम रेंज में लाई करता है. तो एनर्जी गैप क्या होता है? मीडियम, नॉट टू लेस और नॉट टू लार्ज, विच मीन्स ये भी इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो हाई होगी. किससे? इंसुलेटर से. लेकिन लेस होगी किससे? कंडक्टर से. अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ. कंडक्टर और इंसुलेटर में आप लिख सकते हैं कि इसमें एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम होता है और इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत लार्ज होता है. और दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इजीली टू द कंडक्शन बैंड में, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है. तीसरा आप लिख सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं बैलेंस बैंड से टू द कंडक्शन बैंड। और सेकंड जो है यहाँ पर है कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। सो अगेन आप इसमें भी डिफरेंस दे सकते हैं, यहाँ पर गैप होता है, यहाँ पर गैप नहीं होता है। सो ये रहे बेसिक डिफरेंस। सो आप इसको थॉरली भी लिख सकते हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे इसको वर्क करता है ये। सो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23 explain the following terms in the suitable example. First one is Schottky defect. तो Schottky defect क्या होता है? Schottky defect जो होता है वो होता है एक वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है सम आयंस जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस। सो राइट डाउन दिस डिफेक्ट is basically called as vacancy defect। और वैकेंसी डिफेक्ट कौन से होते हैं? इसमें जो होते हैं, जो आयंस जो होते हैं आपके वो मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर क्रिस्टल पॉइंट और क्रिस्टल लैटिस। लेकिन अब इसको शॉर्टकी क्यों कहा गया? तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जितने जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मिसिंग होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन भी मिसिंग होंगे फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। सो राइट डाउन इन दिस डिफेक्ट equal number of cations and anions missing from their crystal lattice। तो यहाँ पर क्या होंगे, कैटायन और अनायन जो होंगे वो मिस होंगे कहाँ से, क्रिस्टल लैटिस से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसकी डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिस्टल। सो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है इसका NaCl। so, उसमें क्या होता है, जब आप NaCl का ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर, दैट इज मान लीजिए उसका A पॉजिटिव आयन यहाँ पर है और यहाँ पर जो B नेगेटिव आयन है, अगेन यहाँ पर A पॉजिटिव, यहाँ पर B नेगेटिव मिसिंग है। तो क्या होगा, सिमिलरली इन क्रिस्टल अगर यहाँ पर B नेगेटिव आयन मिसिंग है तो एक A पॉजिटिव आयन भी क्या होगा, मिसिंग होगा फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस, लाइक दैट। यहाँ से B नेगेटिव मिसिंग है और यहाँ से A पॉजिटिव मिसिंग है। यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ आयंस जो है मिस होते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। सो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो अराइज होता है वो कब होता है, जब आपका आयन जो होता है वो मिसिंग हो फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन और ऑक्यूपाई कर ले क्या, इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स। सो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर फिगर। मान लीजिए पॉजिटिव आयन है यहाँ पर, एक B नेगेटिव आयन है यहाँ पर, सिमिलरली A पॉजिटिव आयन यहाँ पर है और यहाँ से एक आयन मिस है। लेट अस अज्यूम B नेगेटिव आयन यहाँ पर मिस है। तो क्या होगा, अगेन यहाँ पर B नेगेटिव मान लेते हैं, यहाँ पर A पॉजिटिव, यहाँ पर B नेगेटिव, यहाँ पर A पॉजिटिव और यहाँ पर B नेगेटिव। तो जो आयन यहाँ से मिसिंग है वो ऑक्यूपाई कर लेगा इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन क्रिस्टल लैटिस, विच मीन यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट हो जाएगा इन द क्रिस्टल लैटिस। सो जब इस टाइप का डिफेक्ट अराइज हो तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो राइट डाउन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस, दिस डिफेक्ट अराइजेस when an ion is missing from their normal position and occupies
द इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द क्रिस्टल लैटिस, तो उस टाइप को डिफेक्ट को बोलते हैं हम फ्रिंकल डिफेक्ट। सो नाउ थर्ड पार्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो मैंने अभी आपको बताया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन से होते हैं। जब कोई पार्टिकल जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है ब्रैकेट इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द क्रिस्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो राइट डाउन, व्हेन द एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई vacant interstitial site in the crystal lattice, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ से एक एटम मिस हुआ और कौन सी उसने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ और एक वैकेंसी डिफेक्ट प्रेजेंट हुआ, क्योंकि यहाँ से एटम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, निकला, तो यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुआ, देन यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट रहा, तो कौन सा डिफेक्ट राइज हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो दिस इज द आंसर। नाउ इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज एफ सेंटर। सो एफ सेंटर क्या होता है, जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप हो जाए कैटायनिक वैकेंसी में, तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी एनायनिक वैकेंसी में, तो उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। सो राइट डाउन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड in the anionic vacancy, then it is called as F center. सो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एनायनिक वैकेंसी में ट्रैप्ड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. Now in question number 24, aluminum crystallizes in the cubic close packing structure. Its metallic radius is 125 picometer. So इसका फर्स्ट पार्ट है what is the length of the side of the unit cell, and इसका सेकंड पार्ट है how many unit cells are there in the 1 centimeter cube of aluminum. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या गिवन है, that is CCP. कौन सा अरेंजमेंट है, that is CCP. CCP को हम FCCP बोलते हैं। सो CCP को हम क्या बोलते हैं, FCCP बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये FCC है तो हम FCC ड्रॉ कर लेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करेंगे हम। FCC का मतलब है एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे एंड द फेसिस में होंगे, 6 एटम फेसिस में प्रेजेंट होंगे। सो जो रिलेशन होता है इसके लिए वो होता है R इज इक्वल टू A 2/√2। ए यहाँ पर एज लेंथ है और आर जो है वो है रेडियस ऑफ एटम। ये रिलेशन मैंने ड्राइव कराया है क्वेश्चन नंबर 21 में। अगर आपको ड्राइव करना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे, हमें रेडियस गिवन है और हमें निकालनी है एज लेंथ। तो एज लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2/√2 इंटू रेडियस ऑफ एटम। सो 2/√2 रेडियस ऑफ एटम में कितना गिवन है, दैट इज 0.25 पिकोमीटर। तो कितना है हमारे पास ये सॉल्व करके, दैट इज 353.5 पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ से 353.5 पिकोमीटर। सो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट इसका आपको रिलेशन यूज करना था और आपको एज लेंथ निकालनी थी। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। तो सेकंड पार्ट इसका और भी सिंपल है। देखिए बच्चों, ये जो है ये एक क्यूब है। अब ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे क्यूब आपस में अटैच होते हैं, तभी वो क्या बनता है, एक क्रिस्टल बनता है। तो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो टोटल वॉल्यूम। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक क्यूब है, वैसे यहाँ पर पीछे एक क्यूब अटैच होगा, लेफ्ट में एक क्यूब अटैच होगा, देन राइट
टॉप बॉटम, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, उस क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं इनटू किसी एक का यूनिट सेल का वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। क्योंकि ये तो क्यूब है, वॉल्यूम तो सभी का सेम ही होगा, सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। सो हमें टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, एज लेंथ। अगर एज लेंथ गिवन है तो वॉल्यूम क्या आएगा, दैट इज ए क्यूब। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल कितना होगा, दैट इज ए क्यूब, विच मीन्स 353.5 पिकोमीटर का क्यूब। आप पिकोमीटर को चेंज कर लें आप किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना आएगा आपके पास चेंज करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपके पास 1/4.42 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आएंगे आपके पास, दैट इज 2.26 इंटू 10 की पावर 22 यूनिट सेल। आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2.26 इंटू 10 की पावर 22 यूनिट सेल्स। तो सिंपल था, टोटल वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ ए वन यूनिट सेल। तो हमें निकालना था नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो टोटल वॉल्यूम हमें गिवन था कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया विद द एज लेंथ। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 25, if NaCl is doped with 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy? नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है गिवन क्वेश्चन में। तो NaCl में कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है, दैट इज Na पॉजिटिव, और SrCl2 में कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है, दैट इज Sr2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज कितना है, दैट इज 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर वैकेंसी कौन सी है, दैट इज कैटाइनिक वैकेंसी। सो इसका मतलब है 1Cr2 प्लस रिप्लेस करेगा विद 2Na पॉजिटिव। सो कितना रिप्लेस करेगा, 1 Sr2 प्लस 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, हमें कितना कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज। सो कंसंट्रेशन गिवन इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2। सो सबसे पहले आप रिमूव करिए यहाँ से परसेंटेज का साइन। तो कैसे करेंगे, दैट इज 10 की पावर -3 और परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज 10 की पावर -5। कितना आ गया, 10 की पावर -5 मोल्स। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Sr2 प्लस प्रेजेंट है इन द गिवन कंसंट्रेशन। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है number of cationic vacancies, which means concentration of cationic vacancies. So इसके लिए हमें निकालने होंगे number of Sr2 positive ions। So हमें मोल कितना गिवन है, 10 की पावर -5, और आपको पता है 1 मोल जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 6.626 इंटू ये होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तो 1 मोल जो होता है वो इतने आयंस के बराबर होता है। तो 10 की पावर -5 कितनों के बराबर होगा, दैट इज 10 की पावर -5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। सो इतने आयंस प्रेजेंट होंगे इन द गिवन कंसंट्रेशंस, किसके, Sr2 पॉजिटिव के। सो इसको सॉल्व करके कितना है आपके पास, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 18। सो इतने आयंस प्रेजेंट हैं, इतनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है इन द कैटाइनिक वैकेंसी विच मीन Sr2 पॉजिटिव। हमें गिवन कंसंट्रेशन किसकी थी, SrCl2 की।
हमने उसमें से क्या निकाला, नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस विच कितना है हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 18. सो दिस इज द आंसर.